हेलो एवरीवन। आफ्टर ओम्स लॉ अब हम डिड्यूस करेंगे ओम्स लॉ को। बेसिकली अपना जो डेरिवेशन है ओम्स लॉ का वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आप इस डेफिनेशन को देखें और मेरी बैक वाली वीडियो को देखें जिसमें मैंने बताया है कि ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, उसका ग्राफ। और अब हम करते हैं डिराइव आर की वैल्यू को। आर की वैल्यू मुझे चाहिए है। ओके, आर की वैल्यू देखिए मेरी आएगी एम एल डिवाइड बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ। ये टाउ हमारा होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। इसको आप ध्यान से देखिए, मैंने जो पहले लास्ट टू लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि आप अप्रोच करें अपने फाइनल रिजल्ट को। ओके, फाइनल रिजल्ट को अप्रोच करें, इतना आप तैयारी करें, इतना तैयारी करें कि आपको रिजल्ट्स भी याद हो जाए। ओके, तो फाइनल अप्रोच को अगर हम देखेंगे, ये हमें गेट करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं बैक टॉपिक से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ओके स्टार्ट करते हैं अपना करंट से। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमारा आया था एन ई ए वी डी। बहुत आसानी से हो जाएगा ये, बिल्कुल एन ई ए वी डी, क्योंकि आपको रिलेशन चाहिए ना। हमारा बेसिकली क्या है, ओम्स लॉ कहता है आर इज इक्वल टू वी बाय आई। आई मेरा ये है, यहां पर मेरे पास किस चीज की वैल्यू है? मेरे पास वीडी की, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में वीडी की वैल्यू निकाली थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज वीडी इज इक्वल टू व्हाट? ई टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय एम। मैंने ये वैल्यू निकाली थी ना। तो इस वैल्यू में अगर इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं, लेकिन इस वैल्यू में मैं मेरे पास एक ई की वैल्यू भी मैं डाल लूंगा इसमें। वीडी की मेरी फाइनल वैल्यू जो बनेगी ना, वो ये बनेगी। ई की वैल्यू क्या है मेरी? ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। यू ऑल नो, फर्स्ट यूनिट में आप जाएं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसका रिलेशन हमारा आया था जिसको हम क्या बोलते थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, डीवी बाय डीएल आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा। मतलब पूरी यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका यूज होता है बहुत जगह, कैपेसिटर में भी यूज होता है इसका। उसके बाद सेकंड यूनिट में भी इसका यूज हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आप इसको बहुत ध्यान से देखें, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। नाउ अब E ये मेरा है, इस E की जगह मैं पुट कर दूंगा V अपॉन एल टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम। ये मेरी जो वैल्यू आई है ना Vd की, अब मुझे कोई चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे V चाहिए है। क्योंकि मेरा ओम्स लॉ होता है V अपॉन आई, तो मुझे V भी चाहिए। V को इंट्रोड्यूस मैं केवल E की वैल्यू से करा सकता हूं। देखिए रटने का इसमें कुछ भी नहीं है। V को इंट्रोड्यूस मैं कहीं से भी नहीं करा सकता इसमें, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस को। तो उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए मुझे केवल क्या करना पड़ेगा? E ही मेरे पास एक सोर्स है। E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। जिसको ये याद नहीं रहा वो इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपको रटा हुआ होगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। आप न्यूमेरिकल्स में आप फंस जाएंगे। ओके, v e की वैल्यू है v अपॉन एल, पुट करा मैंने e की वैल्यू v अपॉन एल। अब इस vd को उठा के मैं यहां पुट करूंगा, i इज इक्वल टू एन ई ए, और vd की वैल्यू क्या है? e v टाउ डिवाइड बाय एम एल। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टेप तक। ओके, अब देखिए ओम्स लॉ को देखिए आप। अब मेरे पास I भी आ गया और V भी आ गया, बचा क्या? R। I भी आ गया मेरे पास और V भी आ गया मेरे पास। अब देखिए आप, अब मैं I इज इक्वल टू N, ये E और E, मैं E का करूंगा स्क्वायर A V डिवाइड बाय M L और टाउ। ये समझ में आया आपको? ये टाउ है भाई, ध्यान से देखना आप। ओके, नाउ आई आ गया, V आ गया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मेरा क्या होता है? V इज इक्वल टू R I। ठीक है, तो मेरा क्या बना हुआ है यहां पर? I। देखिए बिल्कुल सिंप्लिसिटी से करा रहा हूं मैं इसको, आप ध्यान से देखिए। अगर एक तरफ I है तो यहां क्या होना चाहिए? V अपॉन R ना, V अपॉन R इक्वल टू I, ये होना चाहिए ना। I एक ही तरफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब ये जो मेरी टर्म है ना, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो इस टर्म में दो चीजें छिपी हुई हैं, एक तो V और एक R। V मुझे क्लियर दिख रहा है, बची हुई टर्म मेरी क्या है? R।
बची हुई टर्म मेरी क्या आएगी, इसका मतलब r। अब देखिए i इज इक्वल टू, ये मेरा v हो गया, ये v है, अलग लिख देता हूं इसको, ब्रैकेट में जो मेरी टर्म बची एन ई स्क्वायर a अपॉन एम एल और टाउ। अब ध्यान से देखना आप, ये बन रहा है, देखो ये रहा, ये बन गया ना, ये बना है आपका r। क्या बना है, r। i इज इक्वल टू, देखिए i के इधर r 1 अपॉन r है ना, 1 अपॉन r है, तो ये 1 अपॉन r की वैल्यू बनी है, सॉरी r की नहीं, 1 अपॉन r की, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू, ये मेरी, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, तो ये मेरी बनी 1 अपॉन r। तो अगर मेरी वैल्यू 1 अपॉन r की बनती है एन ई स्केयर ए टाउ डिवाइड बाय एम एल, तो मेरी r की वैल्यू क्या बन जाएगी, रेसिप्रोकल कर देता हूं इसको भी, एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर ए और टाउ। देखो आप, एन ई स्क्वायर ए टाउ और एम एल कुछ भी नहीं है, ये आपका ओम्स लॉ का क्या है, डिडक्शन है। आप कुछ भी यहां से न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी है, एरिया है, फिर और देखिए यहां से एक और चीज क्लियर हो रही है, जो हमारे फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, देखिए R डायरेक्टली है L के, यही यहां से भी पता चल रहा है, और R इनवर्सली है A के, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। R टाउ के भी इनवर्सली है, किसके, टाउ के। रिलैक्सेशन टाइम, अगर आप रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ा दोगे, मान लो बढ़ा दिया, तो आर की वैल्यू घट जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम, अगर ये टेम्परेचर वाला फैक्टर है अपना, आएगा भी आगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप मुझे बताएं। दैट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें पता है, स्टेट्स दैट द करंट ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ओम्स लॉ देखिए, ये तो हमने क्या किया है, डिडक्शन किया है। ओम्स लॉ सिंपल होता है अपना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो हम 10 तक करते आए हैं, R I डायरेक्टली का साइन अगर हटाते हैं, R यहां का क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस। ओके, नाउ तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, V अपॉन I। ये है छोटे बच्चों वाली 10th तक, ये है 12th, बिल्कुल सेम वैल्यू है, कंपेयर करके बस मैंने R की फाइनल वैल्यू निकाल दी। ये 10 तक का लेवल था, ये 10 तक का, ये 12th वाला। ओके, R की वैल्यू मैंने ये निकाल दी। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा VI कर्व, अगर मैं VI कर्व बनाता हूं इसका, तो मेरा ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम रेशो से ही चलेगा, सेम रेशो, क्योंकि ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ओमिक सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अगर मेरा ग्राफ लीनियर नहीं आ रहा है तो समझे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है वो सब्सटेंस। देखिए कैसे कैसे मेरे ग्राफ आ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी याद आया है। ओके, ग्राफ मेरे कैसे आ सकते हैं, जैसे देखिए मेरा ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ अगर आ जाता है, मेरा VI कर्व अगर ऐसा आ जाएगा, एक्चुअल में तो ऐसा आना चाहिए लीनियर, लेकिन हल्का सा अगर इसमें वेरिएशन आ गया ना, तो ये नॉन ओमिक है, ये ओमिक नहीं है। ग्राफ MCQ में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, या स्टेटमेंट दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो ओम्स लॉ, और वो ग्राफ दे देगा आपको, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, नहीं करता है, इसमें वेरिएशन आ गया है। ओके, टेम्परेचर के कारण आ सकता है, लेंथ के कारण आ सकता है, कंडक्टर की एरिया के कारण आ सकता है। अगर मेरा ग्राफ आ जाए कुछ इस तरीके से, VI कर्व, अगर मेरा ग्राफ कुछ आ जाए इस तरीके से, देखिए ऐसा, ऐसे, ठीक है, ये भी मेरा क्या है, सॉरी, ये भी मेरा क्या है, ग्राफ अगर मेरा आ जाए इस तरीके से, वो अलग है, वो अलग है। ओके, तो ये भी मेरा क्या है, नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक। पहले ऊपर जा रहा है लीनियरली, यहां से लीनियरली निकल रहा है, उसके बाद फिर टिल्ट हो रहा है, ठीक है, फिर डिक्रीजिंग में जा रहा है, नेगेटिव में, फिर ये नॉन ओमिक है, ये भी नॉन ओमिक है। ओके, नाउ अगर ग्राफ मेरा आ जाए कुछ इस तरीके से, ये भी नॉन ओमिक है। तो नॉन ओमिक ग्राफ मेरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे नॉन ओमिक है। स्पेशली अगर ओमिक होगा ना, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, तो लीनियर ग्राफ ही बनेगा, आप इस बात को नोट करें। बाकी
आसान है बिल्कुल। इसके बेस पे न्यूमेरिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करेंगे हम, जो कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे। बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।